नमस्कार एंड वेलकम टू माइंड मैप वाला योर स्मार्ट रिवीजन हब। जैसा कि हमारा मंत्रा है, पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। यहाँ हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में काम आता है, क्लियर, कंसाइज और कंप्लीटली रेलेवेंट। ये सेशन माइंड मैप्स पर आधारित टॉपर्स हैक्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। स्लाइड्स और डिटेल नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो चलिए बिना समय गंवाएं, लेट्स बिगिन। आज हम बिहार बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज़रूरी चैप्टर्स की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा फोकस होगा माइंड मैप्स के थ्रू हाई यील्ड टॉपिक्स को समझना, रटना नहीं, ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। एग्जैक्टली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले परिवार से, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। यहां से मान के चलिए 4 से 6 अंक के सवाल पक्के हैं। माइंड मैप को देखें तो बीच में है हीरो RX और ARX और चारों तरफ है इसकी कहानी, इसे बनाते कैसे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसके रिएक्शंस। पर सबसे ज्यादा सवाल जहां तक मैंने देखा है नेम रिएक्शंस और SN मैकेनिज्म से आते हैं। और इन सब को समझने की जो चाबी है वो है CX बॉन्ड की प्रकृति। हैलोजन कार्बन से ज्यादा ताकतवर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इससे कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव डेल्टा प्लस और हैलोजन पर हल्का सा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पोलैरिटी ही एक तरह से इन सारे रिएक्शंस की जड़ है। और यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एल्काइल हैलाइड्स यानी RX तो खूब रिएक्शन करते हैं, पर उनके जो कजन हैं आरिल हैलाइड्स, वो बहुत सुस्त होते हैं। ऐसा क्यों है? वे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इतने लेजी क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि अल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड एक सिंगल धागा है, ठीक है, जिसे तोड़ना आसान है। लेकिन एरिल हैलाइड्स में बेंजीन रिंग का रेजोनेंस उस CX बॉन्ड को पकड़ लेता है। अब वो एक सिंगल धागा नहीं, बल्कि कुछ जगहों से चिपका हुआ एक तरह का डबल धागा बन गया है। अच्छा। जाहिर है इस मजबूत डबल धागे को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए वो आसानी से टूटना नहीं चाहता। तो रेजोनेंस उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है, SN1 vs SN2 मैकेनिज्म। ये दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते क्यों हैं? इसे ऐसे समझिए कि इन रिएक्शंस में एक तरह की जंग चलती है, स्टेबिलिटी और स्पीड के बीच। SN1 रिएक्शंस सब्र वाला खिलाड़ी है। वो कहता है मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैं एक स्टेबल कार्बोकैटायन न बना लूं। ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हैलोजन निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। यही सबसे स्लो स्टेप है और इसीलिए सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने वाले यानी 3 डिग्री हैलाइड्स इस रेस में जीत जाते हैं। तो ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और SN2 वो इम्पेशेंट खिलाड़ी है। एग्जैक्टली। SN2 कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे एक ही झटके में काम खत्म करना है। ये एक ही स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करता, वो सीधे पीछे से अटैक करता है, जिसे हम बैक साइड अटैक कहते हैं। हाँ, बैक साइड अटैक। उसके लिए सबसे जरूरी है कि अटैक करने का रास्ता साफ मिले, इसलिए वहां भीड़ भाड़ मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे कम भीड़ होती है 1 डिग्री हैलाइड्स में, इसलिए यहाँ ऑर्डर SN1 से एकदम उल्टा हो जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसी बैकसाइड अटैक की वजह से वो फेमस छाते वाला उदाहरण आता है ना, वॉल्डन इन्वर्जन। जैसे तेज हवा में छाता पलट जाता है, वैसे ही SN2 में मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन भी पलट जाता है। अब आते हैं नेम रिएक्शंस पर, जो बिहार बोर्ड के पसंदीदा सवाल हैं। बिल्कुल, इन्हें लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक टूल किट की तरह देखना चाहिए। हर रिएक्शन का एक खास काम है। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग पर क्लोरीन या ब्रोमीन लगाने का एक बहुत भरोसेमंद तरीका है। इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से शुरुआत करते हैं और Cu2Cl2 HCl जैसे रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हैलोजन लगाने का तरीका हुआ। पर मान लीजिए हमारे पास पहले से एक हैलाइड है और हमें उसे बदलना हो तो? इसके लिए हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज परिवार है। इस परिवार में 2 भाई हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन कहता है मुझे आयोडीन चाहिए, तो हम RCl या RBr को NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं। स्वार्ट्स कहता है मुझे फ्लोरीन चाहिए, जो बहुत रिएक्टिव होने के कारण सीधे नहीं लगता, तो हम RBr को
AgF जैसे रिएजेंट से ट्रीट करके फ्लोरीन लगा देते हैं। अच्छा, ये एक तरह का क्लेवर वर्क अराउंड है। बिल्कुल। और अगर हमें कार्बन चेन को लंबा करना हो, जैसे एक कार्बन से 2 या 2 से 4 करने हो, उसके लिए हमारे पास है वर्ट्स रिएक्शन, जो कार्बन चेन को डबल करने का जादूगर है। इसमें 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स को सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट कराते हैं और RR यानी एक बड़ा एल्केन बन जाता है। पर इसमें एक शर्त है, ड्राई ईथर ही क्यों? ये हमेशा लिखा होता है। अगर पानी हुआ तो क्या होगा? देखिए, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। अगर जरा सा भी पानी हुआ तो वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करने के बजाय पानी से रिएक्ट करके धमाका कर देगा। ओह, इसलिए सब कुछ सूखा होना जरूरी है। बिहार बोर्ड के PYQs में CH3Br प्लस Na की रिएक्शन पूछी भी गई है, जिसका जवाब है ईथेन, वर्ट्स रिएक्शन से। तो हमने देखा कि हैलोजेंस को कैसे लगाया, बदला और इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री का असली मजा तब है जब हम इस हैलोजन X को हटाकर ऑक्सीजन OH लगा देते हैं। एक एटम बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है और हम पहुंच जाते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की रंगीन दुनिया में। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। ये तीनों एक ही ऑक्सीजन परिवार के सदस्य हैं, बस उनके रिश्ते अलग अलग हैं। अल्कोहल ROH, फिनॉल PHOH और ईथर ROR। ये चैप्टर 5-7 अंकों का है और यहाँ एसिडिटी और डिस्टिंक्शन टेस्ट सबसे जरूरी है। एसिडिटी की बात करें तो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी का पुराना किरदार रेजोनेंस वापस आता है। जब अल्कोहल H+ देता है तो जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो उतना स्टेबल नहीं होता। लेकिन जब फिनॉल अपना H+ देता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, जिसे रेजोनेंस एक सेफ्टी नेट दे देता है। नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग पर घूमने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अच्छा। और केमिस्ट्री का नियम है, जो जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, तो ये रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट तो बार बार आएगा। अब मान लीजिए लैब में 3 टेस्ट ट्यूब हैं जिनमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या है? इसके लिए हमारे पास है बिहार बोर्ड का फेवरेट लूकस टेस्ट। हम तीनों में लूकस रिएजेंट मतलब कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं। ये रिएक्शन भी कार्बोकेटायन के रास्ते से होती है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, इसलिए वो तुरंत रिएक्ट करके क्या कहते हैं धुंधलापन, टर्बिडिटी दे देगा। तुरंत? हाँ, तुरंत। 2 डिग्री वाला थोड़ा कम स्टेबल है तो वो 5 मिनट लगाएगा, और 1 डिग्री वाला कमरे के तापमान पर इतना अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। So it's all about stability again। कमाल है। और फिनॉल को कैसे पहचानेंगे? फिनॉल की अपनी एक खास पहचान है। जैसे ही उसमें न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं, वो एक खूबसूरत बैंगनी मतलब वायलेट रंग देता है। बिल्कुल। ये उसका सिग्नेचर टेस्ट है। इस चैप्टर की 2 बड़ी रिएक्शंस हैं, राइमर TMN और कोलबेज रिएक्शन। दोनों में फिनॉल है पर प्रोडक्ट अलग है। हाँ, इन्हें इनके काम से याद रखिए। दोनों ही फिनॉल की रिंग पर कुछ जोड़ना चाहते हैं। राइमर TMN रिएक्शन रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगाती है, जिससे सैलिसैल्डिहाइड बनता है, जबकि कोलबेज रिएक्शन रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH लगाती है, जिससे सैलिसिलिक एसिड बनता है। वही सैलिसिलिक एसिड जिससे एस्पिरिन बनती है। जी हाँ, बिल्कुल वही। इसके लिए वो ट्रिक बहुत काम की है। RTA राइमर TMN गिव्स एल्डिहाइड और KC कोलबे गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक और रिएक्शन है विलियम सिंथेसिस, जो ईथर बनाने के लिए है। इसमें क्या कोई pH मतलब कोई कैच है? इसमें एक बहुत बड़ा pH है जिस पर अक्सर सवाल बनता है। ये एक SN2 रिएक्शन है, इसलिए जो अल्काइल हैलाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, ताकि उस पर आसानी से बैकसाइड अटैक हो सके। अच्छा। अगर हमने 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलाइड ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा और ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के साथ देख लिया, पर क्या होता है जब हम ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने पर मजबूर करते हैं? तब हम केमिस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल और इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहुंचते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला भी है, करीब 8 अंक का। इसके माइंड मैप के केंद्र में है CO यानी कार्बोनाइल ग्रुप,
जो इस पूरी कहानी का सुपरस्टार है। यहाँ एल्डोल, कैनिज़ारो और पहचान के टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल, एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? दोनों में कार्बोनिल ग्रुप तो है। एल्डिहाइड के पास कार्बोनिल कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होता है, जो ज्यादा जगह नहीं घेरता। कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो ज्यादा भीड़ भाड़ करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए एल्डिहाइड पर अटैक करना ज्यादा आसान है, जैसे एक खुली दुकान में घुसना। कीटोन एक भीड़ वाली दुकान जैसा है। इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर है HCHO, CH3CHO, CH3CO, CH3। अब इनके पहचान के टेस्ट्स की बात करते हैं। टॉलेंस टेस्ट, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ये क्या करता है? ये टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। एल्डिहाइड के पास जो CH बॉन्ड होता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। कीटोन्स के पास ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता। टॉलेंस रिएजेंट में मौजूद सिल्वर आयन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर सिल्वर की एक चमकदार परत बना देता है, जैसे आईना। और कीटोन्स ये नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और फेलिंग्स टेस्ट भी कुछ ऐसा ही करता है? हाँ, वो भी एल्डिहाइड को ही पकड़ता है, लेकिन वो कॉपर आयंस का इस्तेमाल करता है और Cu2O का लाल अवक्षेप रेड PPT बनाता है। बस एक बात याद रखनी है कि बेंजाल्डिहाइड जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते। अब आते हैं इस चैप्टर की दो सबसे कंफ्यूजिंग नेम रिएक्शंस पर, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। इनमें फर्क कैसे करें? इसका एक ही नियम है और वो है अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी। जिस कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल देगा। अच्छा, अगर नहीं है तो वो कैनिज़ारो देगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इतना खास क्यों है? क्योंकि बेस जैसे NaOH इसी अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है, जिससे एक न्यूक्लियोफाइल बनता है जो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता। इसलिए HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड जैसे मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इसका मतलब ऑल्डोल के लिए अल्फा H जरूरी है और कैनिज़ारो में कैनॉट हैव अल्फा H। बिल्कुल सही ट्रिक है। बहुत बढ़िया। अब तक हमने ऑक्सीजन की कहानी देखी, लेकिन केमिस्ट्री और जिंदगी का एक और जरूरी एलिमेंट है नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है तो एक नया परिवार बनता है अमीन्स का। सही कहा। अमीन्स का चैप्टर 4 से 6 अंक का है और इसकी आत्मा बसती है बेसिसिटी ऑर्डर में। अमीन्स बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के सिर पर एक लोन पेयर बैठा होता है जिसे वो आसानी से डोनेट कर सकता है। पर कंफ्यूजन तब शुरू होता है जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स की बेसिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं। ऑर्डर इतना अजीब क्यों है? मिथाइल के लिए 2-1-3 और इथाइल के लिए 2-3-1। गैस फेज में तो सिंपल 3-2-1 होता है। पानी ऐसा क्या कर देता है? पानी यहाँ 3 चीजों को एक साथ प्रभावित करता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जो 3 डिग्री को सबसे बेसिक बनाना चाहता है। दूसरा है सॉल्वेशन, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स का आयन को घेरना। 1 डिग्री अमाइन का आयन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। इन तीनों की खींचतान का जो नतीजा निकलता है वो ये अजीब सा ऑर्डर होता है। अच्छा। 2 डिग्री अमाइन दोनों में एक स्वीट स्पॉट पर होता है, इसलिए वो हमेशा जीतता है। बस ये कोड याद रखने हैं। मिथाइल के लिए 2-1-3, इथाइल के लिए 2-3-1। मतलब ये एक टीम गेम है, कोई एक फैक्टर अकेला नहीं जीता। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट है और केवल 1 डिग्री अमीन्स को पहचानने के लिए कार्बाइलमाइन टेस्ट है, जिसमें एक बहुत बुरी गंध वाला आइसोसाइनाइड बनता है। हाँ, वो तो पक्की पहचान है। बिल्कुल। इस चैप्टर में एक रिएक्शन है जो बहुत काम की लगती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। इसकी सबसे खास बात यह है कि प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है। ये एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह है जो अमाइड ग्रुप से कार्बोनिल कार्बन को काटकर निकाल देती है और अमीन बनाती है। तो जब भी कार्बन चेन छोटी करनी हो, ये रिएक्शन याद आनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब तक हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और उनके परिवारों की बात की, पर क्या होता है जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर जीवन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं? तब हम एंट्री करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की दुनिया में। ये 4 अंक का चैप्टर है और ज्यादातर याद रखने वाला है। यहाँ सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का अंतर समझना है।
ज्यादातर शुगर्स रिड्यूसिंग होती हैं, लेकिन सुक्रोज यानी हमारी चीनी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये एक बड़ा एक्सेप्शन है और इस पर सवाल आता है। और प्रोटीन्स, ये क्या है? प्रोटीन्स को एक ट्रेन की तरह समझिए। जैसे ट्रेन कई डिब्बों से मिलकर बनती है, वैसे ही प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड नाम के छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बनता है। ठीक है। और इन डिब्बों को जो हुक जोड़ता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, CO-NH। डीएनए और आरएनए का अंतर भी बहुत पूछा जाता है। इनके बीच 3 मुख्य अंतर हैं। पहला शुगर का, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज। दूसरा बेस का, डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में उसकी जगह यूरासिल होता है। और तीसरा स्ट्रक्चर का, डीएनए डबल हेलिक्स है, आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक शब्द है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका क्या मतलब है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंडे का उबलना। प्रोटीन एक खास 3D शेप में मुड़ा होता है, तभी वो अपना काम कर पाता है। गर्मी या पीएच में बदलाव से वो खुल जाता है, उलझ जाता है और अपना शेप खो देता है। अच्छा। इसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। जैसे एक चाबी मुड़ जाए तो ताला नहीं खोल सकती, वैसे ही डीनेचर हुआ प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल काम नहीं कर सकता। हमने देखा कि प्रकृति कैसे इन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करती है। अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इंसानों ने केमिस्ट्री का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया है। चैप्टर 6, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी 4-5 अंक का सीधा साधा चैप्टर है। पॉलीमर्स में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का अंतर जरूरी है। थर्मोप्लास्टिक चॉकलेट जैसा है, पिघलाओ, नया आकार दो, फिर पिघलाओ, जैसे पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग केक जैसा है, एक बार बेक हो गया तो हो गया, अब उसका आकार नहीं बदल सकता, जैसे बैकलाइट जो स्विच में इस्तेमाल होता है। और दवाओं में केमिस्ट्री का क्या रोल है? बहुत बड़ा, जैसे एनाल्जेसिक्स जो दर्द कम करते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे पेनिसिलिन। यहीं पर एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स का अंतर समझना जरूरी है। एंटीसेप्टिक्स हम जीवित ऊतकों पर लगाते हैं, जैसे चोट पर डिटॉल। डिसइंफेक्टेंट्स निर्जीव सतहों के लिए होते हैं, जैसे फर्श साफ करने के लिए फिनॉल का घोल। मतलब एक ही केमिकल कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर उसका काम बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक गहरा विश्लेषण। बिहार बोर्ड के लिए अंतिम सलाह क्या होगी? मेरी सलाह है कि नेम रिएक्शंस के रिएजेंट्स और कंडीशंस को अच्छे से याद करें। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट्स जैसे लूकस, टॉलिन्स, फेहलिंग्स, इनको समझें और बेसिसिटी और एसिडिटी के ऑर्डर के पीछे का लॉजिक जरूर पकड़ें। इन 3 एरिया से ही 10-15 अंक पक्के हो सकते हैं। याद रखिए, पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। माइंड मैप वाला को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़े रहें स्टडी मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।